नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है लड़ाई आत्मसम्मान की। तो दोस्तों, इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। और ये इससे पहले के पार्ट आपको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इससे पहले के पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं साधना आंटी के साथ बाहर टहल रही थी, तब इसने साधना आंटी को बेहोश कर दिया और मुझे उठा लाया। मुझे बचा लो इंस्पेक्टर, तनु ने झूठे आंसुओं के साथ कहा। अरे तनु, क्या कह रही हो तुम? तुम्ही ने तो हमको बुलाया था, अंकित ने घबराते हुए कहा। तनु, जरा गांव वालों को तो इकट्ठा करो, जरा उन सबको बताओ तो यहाँ के लोग मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं। सुरेखा ने कहते हुए बंदूक अंकित की तरफ तान दी। भागने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारी खातिरदारी तो हमको करनी ही है, सुरेखा ने कहा। तनु ने रोते रोते हुए सबको बुला लिया। विजय और साधना भी आई। साले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे, इस मासूम से बच्चे के साथ ये हरकतें करने की? आज तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। विजय आगे बढ़ ही रहा था कि सुरेखा के साथ आए दरोगा ने उसे रोका। सारे लोग सुरेखा को इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित थे। इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ दरोगा, किसी में इतनी हिम्मत है तो अंकित को बचा के दिखाए, सुरेखा ने डंडा घुमाते हुए कहा। हमारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है सुरेखा, यह लड़की इसको फंसा रही है, अंकित की मां ने कहा। सच में चाची, फिर तुम्हारा बेटा यहाँ राम जी की माला जपने आया था, है ना गांव वालों? सुरेखा ने सबसे पूछा। अरे, इतनी रात को अंकित यहाँ इस लड़की को ले जाके राम राम थोड़े ही जपने जा सकता है। जरूर इसके मन में कुछ पाप होगा जो इस छोटी सी बच्ची को यहाँ ले आया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हम तो अंकित भैया से बहुत छोटे हैं, इनको अपना भैया जैसा समझते रहे, और ये हमारे साथ। साधना आंटी, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मुझे मम्मी के पास जाना है, तनु रोते हुए साधना से लिपट कर बोली। हम जाएंगे, मगर इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर, सजा तो इसको मिलनी ही चाहिए, साधना ने कहा। प्रिया सब कुछ देख रही थी, उसे सब कुछ पता था, मगर अपने पति की फितरत से वो भी वाकिफ थी। प्रिया, इन सबको बताओ ना, हमने कुछ भी नहीं किया, हम निर्दोष हैं, अंकित ने कहा। सुरेखा मैडम, हमारे बदन पर जो जख्म दिख रहे हैं ना आपको, ये सब इनके जुल्मों का नतीजा है। इन्होंने हम पर हर रोज हाथ उठाया है, हम इनकी रग रग से वाकिफ है। आप ले जाओ इनको, प्रिया ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। बहू, क्या कह रही हो तुम? अंकित की मां ने गुस्से में कहा। सच कह रही हैं चाची, और कितने दिन बचाओगे अपने बेटे को? तमाशा इसी ने शुरू किया था और ख़त्म भी यही करेगा, सुरेखा ने कहा। हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, ये घर का दूसरा चिराग ना बुझाओ सुरेखा, सुरेखा की सास ने कहा। तुम्हारे घर का चिराग प्रिया की गोदी में है माँ, वो भी किसी बेटे से कम नहीं होती बेटियाँ। हमारे पंकज का कातिल है ये अंकित, हमारे अपमान की वजह ये जिंदा नहीं बचेगा। सुरेखा अंकित को लेकर थाने चली गई। सुरेखा ने उसे लॉकअप में डाल दिया। तुमको क्या लगता है सुरेखा, तुम जीत गई? अंकित मुस्कुराता हुआ बोला। क्यों, तुमको कोई शंका है? इतने छोटे से केस के बिहाफ पर तुम हमको ज़्यादा दिन की सज़ा नहीं दिलवा पाओगी। अरे अरे, तुमको बहुत जल्दी है सज़ा पाने की। घरेलू हिंसा के बारे में जानते हो ना? कम से कम 10 साल के लिए तुम रिजर्व हो यहाँ। बाद में क्या करना है तुम हम पर छोड़ दो। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मुंह की खाओगे। चिंता मत करो, बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं छोड़ेंगे। रात भर का वक्त है, ये रहा ताला और ये रही चाबी, भाग सको तो भाग लो, सुरेखा ने चाबी देते हुए कहा। हाँ, फिर किसी ने तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया तो फिर उस पर ऊपर जाकर भगवान से शिकायत मत करना। वो क्या है ना, इधर तुम्हारी माँ के सिवाय तुम्हारे लिए कोई नहीं है। मेरे पंकज की जान ली है तुमने, तुमको चैन से जीने कैसे दे सकते हैं? और गांव वाले, अभी उनका हिसाब करना तो बाकी है। तुम आराम करो, सुबह हमको बहुत काम है, हम चलते हैं। सुरेखा मुस्कुराती हुई चली गई।
अंकित के पास चाबी भी थी, मगर भागने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन सुरेखा ने तनु और प्रिया का बयान लिया और केस फाइल कर दी। कुछ महीने केस चला और अंकित को जेल भेज दिया गया। गांव में किसी भी लड़की के साथ एक बार भी दुर्व्यवहार होता, सुरेखा उसे हवालात की हवा और लात जरूर खिलवाती। कुछ लोग उससे परेशान होते, जिनकी पुरुष शासन में उसने अवरोध उत्पन्न कर रखा था। 1 साल बीत गए। उस गांव में वो घटना जो सुरेखा के साथ घटी थी फिर नहीं दोहराई गई। गांव में लड़कियों की स्थिति बहुत सुधर गई थी। बस आज तक पंकज लौट कर नहीं आया था। सुरेखा अब भी उसके इंतजार में थी। तनु और साधना शहर जा चुकी थी। ठाकुर विजय आज भी सुरेखा से मोहब्बत करता था। उसने भी अपना इंतजार न छोड़ा और सुरेखा का हमेशा साथ देता। बगल वाले गांव में एक अनोखा मेला लगा था। पूरा गांव उस मेले में घूमने गया था। सुरेखा की वहां ड्यूटी लगी थी। वो भी मेले में गई थी। उसने देखा एक खिलौने वाले के पास एक पागल आदमी खिलौने की जिद कर रहा था। हमको ये खिलौना दे दो बाबूजी, वह आदमी बार बार कह रहा था और दुकानदार उसे बार बार दुत्कार देता। आखिर में दुकान वाले ने उसे धकेल दिया। सुरेखा उधर ही आ रही थी, वो आदमी उसके हाथों पर आ गिरा। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे और मैले कुचेले कपड़े में था वो आदमी। सुरेखा ने उसकी आंखों में देखा और चौंक कर कहा, पंकज। सुरेखा अपने पंकज को देखकर हैरान थी। पंकज जिसके मुंह पर गंदगी दिख रही थी, फटे हुए पुराने कपड़े पहन रखे थे उसने। सुरेखा ने उसे गले से लगा लिया और रो पड़ी। आप कहाँ थे पंकज? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। कितनी देर की आपने आने में, लेकिन हमें अभी कोई शिकायत नहीं करनी है। आप मिल गए हैं तो अब सब ठीक है। आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। सुरेखा पंकज को सीने से लगाए हुए रोते हुए बोल रही थी। पंकज उससे दूर हटा और उस खिलौने की जिद करने लगा जो वो सामने वाला आदमी बेच रहा था। सुरेखा ने उसे इस तरह जिद करते देखा तो समझ गई कि पंकज अपने मानसिक संतुलन में नहीं है। उसने दुकानदार से कुछ खिलौने खरीदे और पंकज को दे दिए। पंकज खुशी से सुरेखा के गले लगकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो। कोई मेरे लिए खिलौने नहीं खरीदता था, तुमने खरीद दिए। हमारे घर चलिए आप। सुरेखा ने अपने आंसुओं को संभालते हुए कहा। पंकज खुशी खुशी मान गया। सुरेखा ने एक ऑटो रुकवाई और पंकज का हाथ पकड़कर ऑटो में उसके साथ बैठ गई। पंकज पूरे रास्ते खिलौनों से खेलता रहा और सुरेखा उसे देखती रही। पंकज अपनी ठीक हालत में नहीं था कि वो बता सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। पंकज को ठीक करने के लिए उसके पिछले दिनों की घटनाओं के बारे में जानना जरूरी था। वो पंकज को लेकर जैसे ही अपने गांव में आई, लोग पंकज को देखने के लिए उमड़ पड़े कि आखिर वो जिंदा कैसे है। सुरेखा ने पंकज को ऑटो से उतारा और सबके सामने ही अपनी आंखों का काजल उंगलियों से पंकज के कान के पीछे लगाते हुए वो जोर से बोली कि ये आपको दुनिया की बुरी नज़र से बचाएगा पंकज। आइए चलिए अपने घर। पंकज को कुछ समझ में नहीं आया तो वो बस मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुरेखा सबको घूरते हुए चली जा रही थी, जैसे ही वो बता रही हो कि उसने अपने पंकज को ढूंढ लिया है। आप सबने जो हम पर आरोप लगाए, हमको अपमानित किया था, अब आप सब अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पंकज अभी अच्छी हालत में नहीं है, मगर हम इन्हें ठीक करके रहेंगे। एक गहरा आत्मविश्वास एक गहरे आत्मविश्वास से सुरेखा का माथा दमक रहा था। वो पंकज को घर के अंदर लेकर आई तो पंकज की माँ उसे देखकर उसे अपने गले से लगाकर रोने लगी। कहाँ था इतने दिन हमारा बेटा? माँ की कभी याद नहीं आई तुमको? कैसा है तू पंकज? पंकज की माँ बोली। उनकी इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है माँ, इनका इलाज करवाना होगा। एक खिलौने की दुकान पर खिलौने की जिद करते हुए मेले में मिले हैं। आप खुद को संभालिए, हम इन्हें संभाल लेंगे, सुरेखा ने प्यार से कहा और पंकज को अपने कमरे में लेकर वो चली गई। पंकज के काका काकी, अंकित की पत्नी प्रिया जो अपनी बच्ची के साथ थी, और उसके पिता उसे बस देखते रहे
किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर क्या हुआ होगा। सुरेखा ने पंकज को नहाने को कहा और उसके कपड़े बदलवाए। आज भी वो वैसे ही भोला भाला पंकज नजर आ रहा था। साफ सुथरे कपड़ों में वो बेहद आकर्षक लग रहा था। सुरेखा ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया तो पंकज शर्माते हुए बोला, ये बहुत अच्छा लगा हमको। कोई हमको इतना प्यार नहीं किया। खाना खाने के लिए हमेशा सब मुझसे लड़ते रहते थे। ऐसा क्यों करते थे वो लोग? आप किसके साथ रहते थे? सुरेखा ने जानना चाहा। भिखारियों के साथ ही रहते थे हम। उससे पहले का कुछ याद नहीं है हमको, तो हमारा नाम भी याद नहीं है। तुम हमको बार बार पंकज क्यों कह रही हो? क्योंकि आपका नाम ही पंकज है और मैं आपकी पत्नी सुरेखा हूँ। पत्नी क्या होती है? उन भिखारियों की भी पत्नी थी, मगर वो तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं दिखती थी। पत्नी वो होती है जिसके साथ आप अपना सब कुछ बांट सकते हैं, सुख बांट सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। सुरेखा मुस्कुराकर बोली, हम भी तुमको प्यार कर सकते हैं क्या, जैसे तुमने हमको अभी किया? पंकज ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा तो सुरेखा ने अपनी पलकें झुकाकर हाँ कहा। पंकज उसके करीब आया और वैसे ही एक चुंबन सुरेखा के माथे पर रखकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो सुरेखा। आप भी बहुत प्यारे हो पंकज। सुरेखा ने उसे गले लगा लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। उसे अंकित पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन हो रहा था इसी वक्त उसे गोली मार दे, मगर उसे सच जानना था कि उसने पंकज के साथ क्या किया था। वह पंकज के लिए अच्छा सा खाना बना कर ले आई और खिलाती हुई बोली, आप बहुत थके होंगे, खाना खाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमको छोड़कर मत जाना, अकेले में बहुत डर लगता है रात को। कभी भी बादल गरजने लगते हैं और बारिश होती है तो भीग जाते हैं। यहाँ नहीं भीगेंगे आप। वहाँ घर नहीं होता था क्या? होता था, मगर ऐसा नहीं। कच्ची झोपड़ी कभी कभी तो हवा के झोंकों से टूट जाती थी और हम भरी ठंड में भीग कर ठिठुरते रहते थे। या नहीं ठिठुरना होगा, ये मकान कच्चा नहीं है। और फिर हम हैं ना आपके साथ, बेफिक्र होकर सोइए। हम थाली रख कर आते हैं। जल्दी आना सुरेखा। जल्दी आऊंगी, आप लेट जाइए। पंकज लेट गया तो सुरेखा किचन में थाली रखकर बहुत रोई। तुमने हमारे पंकज के साथ बहुत बुरा सलूक किया है अंकित। जीवन भर हम तुमको जेल से बाहर नहीं आने देंगे। वो खुद से ही बोली। सुरेखा जल्दी आओ ना। पंकज की आवाज़ सुनते ही वो कमरे में भागी जहां पंकज एक कोने में बैठे हुए छुपने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ पंकज? सुरेखा ने पूछा। ये देखो ना, कौन है ये? यहाँ क्यों आई है? पंकज ने अपनी माँ को देखते हुए कहा। सुरेखा ने दरवाजे के पीछे देखा, उसकी सास खड़ी थी। माँ आप यहाँ? बस इसको देखने का मन कर रहा था सुरेखा। हमारा बेटा जिंदा है, हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। सुरेखा की माँ बोली। आप अभी जाइए माँ, पंकज नहीं पहचानते किसी को, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुरेखा ने समझाकर कहा। हम कल ही मंदिर जाकर माथा टेक कर आएंगे। भगवान ने हमारी मन्नत पूरी कर दी है। तुम इसका ख्याल रखो, हम जाते हैं। पंकज की माँ रोते हुए चली गई। सुरेखा ने भी अपने आंसू पोंछ लिए। पंकज आकर उससे लिपट गया। तुम हमको छोड़कर मत जाना, हमें बहुत डर लगता है लोगों से। कोई भी मारने चला आता है हमको। सुरेखा ने उसके सिर को पकड़ा हुआ था। वो प्यार से उसके गाल को चूम कर बोली, हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। सुरेखा का एक एक चुंबन पंकज के लिए दवा का काम करेगा, वो जानती थी। इसलिए उसने अब यही सोचा था कि पंकज को इतना प्यार करेगी कि एक दिन उसे ठीक होना ही पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो एक दिन उसे सब कुछ याद आ जाएगा। तब कहीं उसकी जिंदगियों में खुशियां लौट कर आएंगी। कुछ दिन यूं ही गुजरे। वो पंकज को यहाँ अच्छे से रहने की मोहलत दे रही थी ताकि परिवार से घुल मिल सके, किसी से डरे नहीं।
प्रिया की बेटी मुन्नी के साथ पंकज हमेशा व्यस्त हो जाता था। शायद उसे बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन जब प्रिया मुन्नी को दूध पिलाने ले जाती तो वो रूठ जाता। एक पल के लिए भी उसे मुन्नी से दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। आज सुरेखा थाने गई हुई थी अंकित से सच्चाई जानने के लिए कि आखिर उसने पंकज के साथ क्या किया था। पहले तो अंकित ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, मगर फिर सुरेखा के थर्ड डिग्री के टॉर्चर से परेशान होकर वो सब सच सच बता दिए। सच ये था कि उसके आदमी पंकज को उठाकर मरीन ड्राइव लेकर गए थे। वहाँ उसे खूब पीटा था और सड़क के किनारे से नीचे नदी में धक्का देकर भाग गए थे। नीचे एक पत्थर से टकराकर पंकज बेहोश हो गया था। अंकित से बस उसे इतना ही पता चल पाया। सुरेखा घर आई तो पता चला पंकज नाराज है। वो कमरे में आई, पंकज चुपचाप बैठा हुआ था। सुरेखा ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया भाभी मुन्नी को लेकर चली गई। वो हमको उसके साथ खेलने क्यों नहीं देती? पंकज, वो छोटी सी बच्ची है, उसको भूख लगी होगी, इसलिए भाभी उसे लेकर गई ताकि उसको दूध पिला सके। सुरेखा ने समझा कर कहा। दूध पिलाने में इतना समय थोड़ी ही लगता है, पंकज बोला। तो मुन्नी सो गई होगी। हमें कुछ नहीं मालूम, हमको सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए। जैसे उसके पास अपना बच्चा है, हमको भी चाहिए। उसको दूध तुम पिला देना, वो हमेशा हमारे पास रहेगा, हमारे साथ खेलेगी, पंकज ने मासूमियत से कहा। सुरेखा कुछ देर उसे निहारती रही। पंकज फिर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? हमारे लिए एक बच्चा ला दोगी ना? सुरेखा बोली, बच्चे के लिए इंतजार करना पड़ता है पंकज। क्यों? भगवान ऐसे ही थोड़ी ना बच्चे दे देते हैं। आप अभी ठीक भी नहीं हैं, बच्चा कैसे? हम बिल्कुल ठीक है, बस हमको बच्चा चाहिए तो चाहिए। पंकज ने जिद पकड़ ली। सुरेखा कुछ नहीं बोल पाई। अब वो बच्चा कहाँ से लाएगी? बच्चा गोद लेने के लिए भी वक्त लगता है। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहती थी, इसलिए छोटा बच्चा उसे इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो अनाथालय वाले बच्चे गोद में देते हैं, वो ये भी चेक करते हैं कि आप बच्चे का ध्यान रख भी पाएंगे या नहीं। हमें बच्चा दोगी ना? पंकज ने फिर से पूछा। हमारे पास बच्चा नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? वो अब लाचार होकर बोली। मगर बच्चे तो उन भिखारियों के पास भी थे सुरेखा, तुम क्यों नहीं ला सकती हो? क्योंकि बच्चे खरीद कर नहीं लाए जाते पंकज, उन्हें पैदा करना होता है। सुरेखा उठती हुई बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पंकज को किस प्रकार से समझाए। तो तुम हमारे लिए बच्चे पैदा नहीं कर सकती? पंकज उसके पास आकर बोला। हमको नहीं मालूम, सुरेखा ने कह दिया और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। उसे अपनी यूनिफॉर्म बदलनी थी। पंकज शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर में सुरेखा उसके लिए खाना लेकर आई, मगर पंकज सो गया और कुछ नहीं बोला। सुरेखा रात भर परेशान रही। आप क्यों नहीं समझते पंकज? आपके बिना हम बच्चे कहाँ से लाएंगे? और इसके लिए आपको खुद ही समझना होगा, हम नहीं समझा पाएंगे आपको। वो भी बिना खाए ही पंकज के पास ही सो गई। सुरेखा की आंख खुली तो देखा पंकज अब भी सो रहा था। उसने उसके सिर को चूमा और बोली, कब ठीक होंगे आप पंकज? वो उठकर बाथरूम नहाने चली गई। उसका पंकज उसे मिल तो गया था, मगर उसकी हालत सही नहीं थी। पंकज बीते वक्त की सारी बातें भूल चुका था। सुरेखा ने अब तक जो भी उसे बताया और भिखारियों ने जो भी सिखाया था, बस उतना ही जानता था पंकज। सुरेखा के लिए ये सब सहना आसान नहीं था, मगर पति के मर जाने से कहीं अच्छा था कि वो उसके पास रहे। चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो, उसके होने की तसल्ली रहती है। पंकज के चले जाने के बाद उसने जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा जिया था, जिसे भूलने के लिए पंकज का प्यार चाहिए था, मगर वो भी नहीं हो पाया। पंकज
सब कुछ भूल चुका था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।